मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में ना एक कमाल की प्रिसिशन होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक टूटी हुई हड्डी का एक्सरे एकदम साफ दिखा देता है कि फ्रैक्चर कहाँ पर है। एग्जैक्टली और डॉक्टर बस उस सफेद लकीर की तरफ इशारा करके बता देते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। सही बात है, वो एक तरह से बाइनरी कॉन्सेप्ट है, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हाँ, चीजें विजिबल होती हैं और कैटेगराइज करने में बहुत आसान होती है। तो इससे ना एक तरह का कंफर्ट मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है। लेकिन जब बात कानून की आती है, खासकर जब कानून को किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को मापना होता है जिसे हम हाथ से छू नहीं सकते, राइट। तो अचानक वो सारी एक्सरे मशीनें और प्रिसिजन टूल्स ना काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और कानून की दुनिया में ऐसा ही एक बेहद पेचीदा एक बहुत ही सब्जेक्टिव और गहरा लीगल कॉन्सेप्ट है। किसी की गरिमा या लज्जा को ठेस पहुंचाना। हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि कानून किसी ऐसी चीज का आकलन कैसे कर सकता है जो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और इनविजिबल है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, और आज के इस सोर्सेस के डीप डाइव का हमारा मेन मिशन ना इसी कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब ढूंढना है। एग्जैक्टली। इस डीप डाइव के लिए हमने बहुत से डिटेल्ड लीगल सोर्सेज को खंगाला है। हाँ, जैसे कि नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 और पुराना इंडियन पीनल कोड यानी IPC 1860। राइट। हमने इन दोनों का एक इन डेप्थ कंपैरेटिव स्टडी देखा है जो रिसर्चगेट और IJFMR जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश हुए हैं। और इसके साथ साथ iPleaders और devgan.in जैसे लीगल पोर्टल्स के एनालिसिस को भी हमने बेस बनाया है। तो हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। हम ये समझना चाहते हैं कि भारत के कानून में आखिर ये मॉडेस्टी या लज्जा का असली मतलब होता क्या है। बिल्कुल। और पुराने IPC के मुकाबले नए BNS में महिलाओं की गरिमा से जुड़े कानूनों में खासकर सेक्शन 74 और 79 में क्या बदलाव आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये अपराध बाकी सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे कि रेप उससे लीगली किस तरह से अलग है। हाँ, ये किसी टेक्स्ट बुक की रीडिंग नहीं है। ये एक ऐसी लीगल जर्नी है जो हमें दिखाती है कि समाज की सोच और कल्चर के साथ हमारा कानून कैसे स्ट्रगल करता है। राइट। तो सेक्शंस और नंबर्स के इस कॉम्प्लेक्स मेज में गुम होने से पहले ना एक स्टेप पीछे लेते हैं। श्योर, उस कोर फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है जिस पर यह पूरा लीगल फ्रेमवर्क टिका हुआ है। कानून की नजर में कोर्टरूम के अंदर आखिर मॉडेस्टी है क्या? यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। मतलब हैरानी की बात यह है कि चाहे 1860 का पुराना IPC हो या फिर 2023 का बिल्कुल नया BNS, हाँ? किसी भी बेयर एक्ट में मॉडेस्टी शब्द की कोई सटीक और क्लियर कट डेफिनेशन लिखी नहीं गई है। वेट, सीरियसली? मतलब लॉ मेकर्स ने इस शब्द को डिफाइन ही नहीं किया? एग्जैक्टली। तो उन्होंने इसे डिफाइन करने से परहेज किया। अब जब लेजिस्लेचर किसी अहम शब्द को डिफाइन नहीं करता ना, तो ये भारी जिम्मेदारी अदालतों पर आ जाती है। ओह आई सी। तो इस एब्स्ट्रैक्ट शब्द को वक्त के साथ हमारी जुडिशरी ने अपने अलग अलग फैसलों के जरिए एक आकार देने की कोशिश की है। बिल्कुल। और इस कॉन्टेक्स्ट में जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही लैंडमार्क केस उभरकर सामने आता है, 1966 का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह केस। 1966 मतलब काफी पुराना केस है। हाँ, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एग्जैक्टली यही चुनौती थी कि मॉडेस्टी को लीगली कैसे फ्रेम किया जाए, इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। तो कोर्ट ने क्या कहा उस वक्त? कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि लज्जा या मॉडेस्टी किसी महिला की फिजिकल एनाटॉमी से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ओके। बल्कि इसका ताल्लुक फेमिनिन प्रोप्राइटी यानी स्त्रीत्व की मर्यादा और उन स्वाभाविक गुणों से है जो समाज एक महिला के साथ जोड़कर देखता है। वाओ, मतलब कानून ने ये इस्टेब्लिश किया कि मॉडेस्टी सिर्फ एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, इसमें एक मॉरल और साइकोलॉजिकल गरिमा भी गहराई से शामिल है। एग्जैक्टली। ये एक महिला का आत्मसम्मान है, उसकी इनहेरेंट डिग्निटी है। अब यहाँ एक बड़ा फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। पहले के टाइम पे ना लोग एक अजीब सा और सच कहूँ तो काफी पेट्रियार्कल मेटाफर यूज करते थे। हाँ, वो कांच के बर्तन वाला ना। हाँ, कि गरिमा एक सुंदर कांच के बर्तन जैसी है जिसे खरोंच लग जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ये बहुत ही ऑब्सोलीट थॉट प्रोसेस है। आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क में इस सोच को ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अगर एक मॉडर्न लेंस से देखे तो मॉडेस्टी को समझने का एक बेहतर तरीका है इसे किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह देखना, या फिर किसी के डिजिटल फुटप्रिंट की तरह। ये फिजिकल नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये एक इंसान के अस्तित्व का एक बहुत ही वैल्यूएबल हिस्सा है। सही बात है। और जब इस इनविजिबल बाउंड्री का बिना कंसेंट के वायलेशन होता है ना,
तो डैमेज बहुत रियल और डिस्ट्रक्टिव होता है। एग्जैक्टली एक फिजिकल चोट को तो फोरेंसिक और मेडिकल साइंस आसानी से नाप सकता है, उसके निशान तुरंत दिख जाते हैं। लेकिन किसी के आत्मसम्मान पर होने वाले साइकोलॉजिकल अटैक को कानून की भाषा में प्रूव करना बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ, क्योंकि ये कानून का सबसे सब्जेक्टिव हिस्सा बन जाता है। यहाँ कोर्ट्स को अपराधी का इंटेंट यानी इरादा और विक्टिम पर उसका इम्पैक्ट दोनों को जज करना पड़ता है। राइट, इनविजिबल पैरामीटर्स पर जज करना। बिल्कुल। तो क्योंकि लज्जा एक साथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एक्सपीरियंस है, इसलिए इस अपराध को हैंडल करने के लिए नए BNS 2023 में भी 2 बिल्कुल अलग धाराएं बनाई गई हैं। हाँ, ये कह लीजिए 2 अलग रियलिटीज बनाई गई हैं। एक रियलिटी वो है जहां फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है, जहां बॉडीली बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं। और दूसरी रियलिटी वो है जहां बिना किसी फिजिकल टच के सिर्फ शब्दों या इशारों से गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है। सही कहा। ऐसे क्राइम्स को एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता। नए कानून में इस डिवीजन का लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकली इन्वेजिव कानून की, यानी BNS सेक्शन 74 की, जो पुराने IPC में सेक्शन 354 हुआ करता था। हाँ, ये सेक्शन सीधे तौर पर फिजिकल असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से जुड़ा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है और उसका इरादा उस महिला की मॉडेस्टी भंग करना है, तो वो BNS 74 के दायरे में आता है। एग्जैक्टली। या फिर उस व्यक्ति को इस बात का पूरा ज्ञान हो कि उसके इस एक्शन से लज्जा भंग होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ ना हमें कानून का वाय समझना जरूरी है। कानून इसे इतना गंभीर अपराध क्यों मानता है? क्योंकि जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, जब कोई आपकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करता है, तो थ्रेट टू लाइफ का डेंजर एकदम से बढ़ जाता है। राइट। इसीलिए इसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के एक्शन ले सकती है। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। मतलब पुलिस स्टेशन से रूटीनली बेल नहीं मिलती, अक्यूज्ड को स्ट्रिक्टली कोर्ट के सामने जज के पास जाना पड़ता है ना? बिल्कुल। और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 1 साल से लेके 5 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना है। आई सी। तो इस पूरे सेक्शन में इंटेंट टू आउटरेज यानी वायलेट करने का जो साफ इरादा है, वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो कोर्ट में प्रूव करना होता है। एग्जैक्टली। अब इसकी ठीक दूसरी तरफ एक अलग अप्रोच आती है BNS सेक्शन 79 में, जिसे हम पुराने IPC के सेक्शन 509 के रूप में जानते थे। ये सेक्शन पूरी तरह से नॉन फिजिकल तरीकों और साइकोलॉजिकल इन्वेजन्स पर लागू होता है, राइट? हाँ, अगर कोई किसी महिला को कोई अश्लील शब्द कहता है, पब्लिक स्पेस में ऐसी आवाजें निकालता है जिससे अनकंफर्टेबल फील हो, या गंदे इशारे करता है, या फिर जो कि आज के डिजिटल एरा में बहुत रेलेवेंट है, उसकी प्राइवेसी यानी निजता में डायरेक्ट दखल देता है। सही बात है। तो ये सब BNS सेक्शन 79 के तहत एक जुर्म है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट फिजिकल हार्म का इमीडिएट थ्रेट नहीं होता, इसलिए कानून थोड़ा अलग फ्रेमवर्क यूज करता है। हाँ, इस अपराध में सजा 3 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इन दोनों सेक्शंस के बीच का जो फर्क है ना, और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए कुछ हिस्टोरिकल लीगल केसेस बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि राम कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और स्वप्ना बर्मन वर्सेस सुबीर दास के केसेस। इन फैसलों में अदालतों ने क्या कहा था? इन फैसलों में कोर्ट्स ने इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है कि ऐसे मामलों में सबसे अहम हिस्सा होता है अपमानित करने का इरादा, यानी इंटेंट टू इंसल्ट। ओह, तो इन केसेस से ये गलतफहमी दूर हुई कि मॉडेस्टी भंग करना सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस तक सीमित है। एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें किसी भी तरह की ऐसी अभद्रता शामिल है जो एक महिला के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, चाहे उसमें कोई सेक्सुअल अंडरटोन हो या ना हो। चलिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं ताकि ये डिफरेंस और क्लियर हो जाए। श्योर। ध्यान दीजिए कि कोई सड़क पर चलते हुए एक भद्दा और अपमानजनक वर्बल कमेंट पास करता है और दूसरी तरफ कोई एक्चुअल फिजिकल रूप से रास्ता रोककर हमला करता है। हाँ, दोनों ही सिचुएशंस में गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दोनों में लगभग बराबर हो सकता है। लेकिन कानून एक प्रैक्टिकल डैमेज कंट्रोल अप्रोच अपनाता है। वो इन दोनों की सीरियसनेस को अलग-अलग तराजू में तौलता है। बिल्कुल। फिजिकल वायलेशन को BNS 74 में ज्यादा कठोर सजा मिलती है क्योंकि वहां फिजिकल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है।
जबकि जो वर्बल या नॉन फिजिकल वायलेशन है उसे BNS 79 में थोड़े लेसर फ्रेमवर्क में डील किया जाता है। ये कानून का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्राइम की डिग्री और बॉडीली हार्म की संभावना को हमेशा सजा तय करते वक्त सेंट्रल पॉइंट बनाया जाता है। मेक्स सेंस। अब यहाँ से ना कानून की एक और बहुत ही बारीक और कॉम्प्लेक्स लकीर शुरू होती है, एक ऐसी टेरिटरी जहाँ कोर्ट्स को लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। आप उस लकीर की बात कर रही हैं जो लज्जा भंग और रेप के बीच खींची गई है? हाँ, एग्जैक्टली। जब किसी वायलेंट मामले में एक्चुअल फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है तो ये आखिरी फैसला कैसे तय होता है कि वो एक्ट सिर्फ BNS 74 तक सीमित था या रेप की कैटेगरी में चला गया? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आम जनता के नजरिए से देखने में इन दोनों के बीच का अंतर बहुत धुंधला लग सकता है। बिल्कुल, एक ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए तो दोनों इक्वली डेविस्टेटिंग हो सकते हैं ना? हाँ, लेकिन स्ट्रिक्ट लीगल टर्मिनोलॉजी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की दुनिया में ये टेक्निकली बिल्कुल अलग हैं। तो इसे कोर्ट्स कैसे डिसाइड करती हैं? कोई स्पेसिफिक केस है इसके लिए? हाँ, जीत सिंह वर्सेस स्टेट और तुकाराम गोविंद यादव जैसे इंपॉर्टेंट केसेस इस डिफरेंस को बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ था इन मामलों में? इन मामलों में कोर्ट्स ने ये माना कि सीवियर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में जब तक विक्टिम की बॉडी में पेनिट्रेशन के सटीक मेडिकल और फॉरेंसिक प्रूफ्स नहीं मिल जाते, तब तक अपराध को टेक्निकली सेक्शन 375 या 376 जो पुराने रेप लॉस थे उनके तहत क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। स्ट्रिक्ट प्रूफ इज मैंडेटरी। ओह, आई सी। मतलब अगर फॉरेंसिक प्रूफ मिसिंग है या एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्राइम हाईएस्ट पनिशमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। ऐसे सिनेरियोज में वो चार्ज ऑटोमेटिकली सेक्शन 354 जो अब BNS 74 है यानी लज्जा भंग करने के अपराध में तब्दील हो जाता है। वाओ। इस थिन लाइन को गहराई से समझने के लिए ना सोर्सेज में जयचंद वर्सेस स्टेट का एक लीगल उदाहरण भी मेंशन किया गया है जो एक मेजर आई ओपनर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। इस केस के फैक्ट्स बड़े ध्यान से एनालाइज करने वाले हैं। बिल्कुल। यहाँ आरोपी ने एक महिला को निर्वस्त्र यानी डिसरोब करने के क्लियर इरादे से जबरदस्ती बिस्तर पर धकेला। ये एक क्लियर अटैक था। लेकिन उस महिला ने बहुत हिम्मत दिखाई। आत्मरक्षा में उसने मुकाबला किया और अटैकर को दूर धकेल दिया जिससे वो बच गई और एक्सट्रीम क्राइम कंप्लीट नहीं हो पाया। एग्जैक्टली। अब कानून के सामने डिलेमा देखिए, क्योंकि इस मामले में अल्टीमेट क्राइम कंप्लीशन के मेडिकल सबूत नहीं थे तो कोर्ट के पास इसे रेप मानने का सॉलिड ग्राउंड ही नहीं था। सही बात है। अगर सिर्फ रेप का ही कानून होता तो ये अटैकर शायद इजीली छूट जाता, क्योंकि अटेम्प्ट और कंप्लीशन में फर्क होता है। राइट। नतीजतन कोर्ट ने इसे सेक्शन 354 यानी लज्जा भंग का अपराध माना और सजा सुनाई। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट ये है कि नए कानून में ऐसी स्पेसिफिक ब्रूटल सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए एक अलग प्रोविजन दिया गया है, BNS सेक्शन 76। ओह नाइस। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन एक्सप्लिसिटली असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब यानी निर्वस्त्र करने के इरादे से किए गए हमले को सेपरेटली डील करता है। ये तो बहुत जरूरी था। इसमें सजा कितनी है? इसमें 3 से 7 साल तक की स्ट्रिक्ट सजा का प्रावधान रखा गया है ताकि ऐसी स्पेसिफिक वायलेंस को बेटर हैंडल किया जा सके। अगर इस पूरे लीगल स्ट्रक्चर को हम एक ब्रॉडर एंगल से देखें ना तो कानून का ये ढांचा एक प्रोटेक्टिव स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है। बिल्कुल। लज्जा भंग का ये कानून उन तमाम सीरियस अपराधों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बन जाता है जो टेक्निकली रेप की सटीक परिभाषा में फिट नहीं बैठते। सही कहा। अगर ये स्पेसिफिक मॉडेस्टी का कानून एग्जिस्ट नहीं करता तो सोचकर देखिए कितने ऑफेंडर्स बिना किसी मेजर सजा के सिर्फ टेक्निकलिटीज का फायदा उठाकर छूट सकते थे। एग्जैक्टली। ये सेक्शन उन लोगों को पकड़ता है जो किसी की गरिमा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो अपना एक्सट्रीम एक्ट पूरा करने में फेल हो जाएं। ये सेफ्टी नेट वाकई कानून की एक ऐसी शील्ड है जो सोसाइटी में मिनिमम डिसेंसी और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है। तो जब भारत ने 2023 में एक लंबा लीगल शिफ्ट लिया, अपने कॉलोनियल एरा के कानून यानी IPC 1860 को डिस्कार्ड करके नया BNS लाया, तो बहुत बड़ी उम्मीद थी। हाँ, उम्मीद यही थी कि सदियों पुराने कानून को पूरी तरह से मॉडर्न 21st सेंचुरी सोसाइटी के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। हमने अब तक समझा कि अपराध क्या हैं, उनका नेचर क्या है और नए सेक्शंस प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल एनालिसिस ये डिमांड करता है कि हम पूछें, क्या BNS ने आधुनिक समाज की हर कॉम्प्लेक्स लीगल प्रॉब्लम को पूरी तरह से सुलझा लिया है? जो सोर्सेज और रिसर्च पेपर्स इस टॉपिक पे लिखे गए हैं ना,
उनका एनालिसिस इस पे काफी मिक्स्ड और नुआंस्ड रिस्पॉन्स देता है। तो बीएनएस का पॉजिटिव पहलू क्या निकल कर आता है? बीएनएस का एक बहुत ही पॉजिटिव और लैंडमार्क पहलू ये है कि इसने फाइनली महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को टॉप प्रायोरिटी दी है। मतलब स्ट्रक्चरल चेंज किया है। हाँ, इन सभी सेक्शंस को एक नए और समर्पित चैप्टर 5, जो सेक्शन 63 से 99 तक चलता है, उसमें सिस्टमैटिकली रखा गया है। ये तो अच्छी बात है। पुराने आईपीसी में तो ये कानून अलग अलग चैप्टर्स में यहाँ-वहाँ बिखरे हुए थी, राइट? एग्जैक्टली। और इस लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कई बार पुलिसिंग और कोर्ट में इंटरप्रिटेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो नए कोड में इन सभी लॉज को एक जगह क्लब करके लीगल सिस्टम ने एक साफ संदेश दिया है कि विमेन प्रोटेक्शन कोई मार्जिनल इशू नहीं है, ये टॉप प्रायोरिटी है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि लीगल एवोल्यूशंस में होता है, हर नए बदलाव के साथ कुछ आलोचनाएं भी जुड़ती हैं। हाँ, मैंने सोर्सेज में कुछ मॉडर्न क्रिटिक्स के बारे में भी पढ़ा। लीगल स्कॉलर्स और फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इस पर? उनका मानना है कि बीएनएस के ये सेक्शंस, खासकर मॉडेस्टी से जुड़े हुए, पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मतलब कानून की भाषा में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, कानून की ओरिजिनल टेक्स्ट में एक इनबिल्ट अजम्पशन है कि ऐसे सिचुएशंस में अपराधी हमेशा एक पुरुष ही होगा और विक्टिम हमेशा एक महिला ही होगी। अगर बीएनएस 74 के ड्राफ्टेड टेक्स्ट को देखें तो वो एक्सक्लूसिवली महिलाओं की सुरक्षा करता है। हिस्टोरिकल रियलिटी के हिसाब से ये जरूरी भी है। जरूरी है, लेकिन इस स्ट्रिक्ट बाइनरी अप्रोच की एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी है। वो कैसे? इस कॉस्ट की वजह से मॉडर्न सोसाइटी के नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स और उन पुरुष पीड़ितों के खिलाफ होने वाले अपराध लीगली नजरअंदाज हो जाते हैं। ओह, आई सी। मतलब अगर वो इस तरह के साइकोलॉजिकल या फिजिकल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं तो कानून उनकी मॉडेस्टी को रिकॉग्नाइज करने में अभी भी हिचकिचाता है। एग्जैक्टली। हालांकि लीगल टेक्स्ट को बहुत बारीकी से पढ़ने पर एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट निकल कर आता है। वो क्या? आईपीसी 354 और बीएनएस 74 की एग्जैक्ट लैंग्वेज में हुएवर यानी जो कोई भी शब्द का क्लियर इस्तेमाल होता है जब अपराधी की बात आती है। वेट, इसका मतलब ये है कि एक महिला पर भी लीगली किसी दूसरी महिला की लज्जा भंग करने का मुकदमा चलाया जा सकता है? बिल्कुल, और क्राइम प्रूव होने पर उसे सजा भी हो सकती है। लेकिन वही टेक्स्ट विक्टिम के डेफिनेशन को सिर्फ महिला तक ही सीमित रखता है। ये मॉडर्न क्रिटिक्स सच में एक बहुत डीप सोशियो लीगल मुद्दा सामने रखता है। हाँ, और सोर्सेज में जो स्कॉलर्स हैं वो यही सवाल उठाते हैं कि क्या ये कमी ये नहीं दर्शाती कि हमारा समाज आज भी सुरक्षा को एक पेट्रियार्कल चश्मे से ही देख रहा है। मतलब ये पुराना अजम्पशन कि सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर को ही सोसाइटी में मॉडेस्टी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये शायद ग्लोबल ह्यूमन राइट्स अप्रोच के मुताबिक थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में कानून को शायद इस प्रोटेक्टिव स्पेक्ट्रम को और ब्रॉड करना पड़ेगा, लैंग्वेज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी के हर इंडिविजुअल की गरिमा इक्वली प्रोटेक्टेड रहे, चाहे उनका जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो। एग्जैक्टली। तो इस लीगल एनालिसिस के दौरान हमने एक काफी लंबा और डिटेल्ड सफर तय किया है। हाँ, हमने प्रैक्टिकली देखा कि 1860 के कॉलोनियल आईपीसी से निकलकर 2023 के बीएनएस तक लज्जा भंग का कानून किस तरह से इवॉल्व हुआ है। बीएनएस 74 ने फिजिकल फोर्स के जरिए गरिमा को ठेस पहुंचाने के जुर्म को और स्ट्रिक्ट बनाया, और बीएनएस 79 ने नॉन फिजिकल तरीकों जैसे शब्दों या प्राइवेसी में इंट्रूजन को एक अलग लॉजिकल फ्रेम में एड्रेस किया। इन नए चैप्टर्स ने स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट को बहुत क्लियर जरूर बनाया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही रही कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडेस्टी को डिफाइन करने का काम आज भी 1960 के दशक की अदालती व्याख्याओं पर ही टिका हुआ है। राइट। अब हम सोच सकते हैं कि ऐसे पेचीदा लीगल एनालिसिस को आम जिंदगी में समझना क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी डेली रेलेवेंस सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक आम नागरिक के डेली पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का एसेंशियल हिस्सा है। हाँ, ये डीप एक्सप्लोरेशन हमें प्रैक्टिकली ये सिखाता है कि किसी की डिग्निटी पर जुल्म तय करने के लिए उसे फिजिकली हार्म करना हमेशा जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील इशारे करता है या इंटरनेट के जमाने में बिना कंसेंट के प्राइवेट तस्वीर खींचता है, तो लॉ के स्ट्रिक्ट नज़र में ये सब सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं है, ये एक प्रॉपर संगीन जुर्म है जो उस व्यक्ति को सीधे जेल पहुंचा सकता है। सही कहा। तो जब हमने इस इन-डेप्थ डिस्कशन की शुरुआत की थी तो उस इनिशियल थॉट पर वापस चलते हैं। वो एक्सरे वाला थॉट। हाँ, कि एक टूटी हड्डी का क्लियर एक्सरे तो मॉनिटर पर तुरंत दिख जाता है, पर मॉरल गरिमा का कोई एक्सरे नहीं होता। बिल्कुल,
और इस इनविजिबल गरिमा को कोर्ट्स ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिन प्रोप्राइटी के रूप में डिफाइन किया था। उस वक्त सोसाइटी अलग थी, लेकिन आज का जमाना 21st सेंचुरी के डिजिटल एज का है। वर्किंग एनवायरनमेंट्स और जेंडर रोल्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। हाँ, आज महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और डायनामिकली डाइवर्स हैं। तो क्या आज के इस फास्ट पेस दौर में, जहां ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन रोज इवॉल्व हो रही है, वहां एक सदी पुरानी लज्जा या मॉडेस्टी जैसी एब्स्ट्रैक्ट परिभाषा लीगली काफी है? ये एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल है, जिस पर एक समाज के तौर पर डीपली विचार करना बहुत जरूरी है। क्या अब सच में वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी लॉ बुक से लज्जा या मॉडेस्टी जैसे लोडेड शब्दों को पूरी तरह से हटा दें और उसकी जगह एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर्सनल डिग्निटी यानी व्यक्तिगत गरिमा का इस्तेमाल शुरू करें? एग्जैक्टली एक ऐसी न्यूट्रल डिग्निटी जो किसी खास जेंडर की बपौती ना हो, बल्कि हर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट हो, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। जब आने वाले कल में कानून एक बार फिर इंटरप्रेट होगा, तो क्या वो सदियों पुरानी प्रोप्राइटी को बचाएगा या एक आम इंसान की सच्ची डिग्निटी को? इस गहरे और जरूरी विचार के साथ आज का ये सोर्स एनालिसिस यहीं खत्म होता है। इस मुद्दे पर सोसाइटी में चर्चा होती रहनी चाहिए।